सो हम लोगों ने मैंने तुम्हें एक एक्सप्रेशन बताया था, फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए रिंग, फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए चार्ज रिंग। तो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है इस तरह से, और मान लो ये रिंग जो है ये वाईजेड प्लेन में है, दिस रिंग लाइज इन वाईजेड प्लेन। मान लो ये रिंग जो है वो वाईजेड प्लेन में है, यानी इसका जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। इसके सेंटर से पास करता हुआ लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से पास करता हुआ लाइन और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एक रिंग है जो कि वाईजेड प्लेन में है, ठीक है। और ये इसका एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सिस है। इस पे टोटल चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R। इस पे टोटल चार्ज है Q और इसकी रेडियस है R। हमको इसका फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका फील्ड, कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं। हम रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर कट करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इस छोटा सा टुकड़ा का मान लेते हैं चार्ज है dq। तो ये dq क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसी भी रिंग का किसी भी चीज का छोटा सा टुकड़ा पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण हमको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। मान लो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इस पॉइंट dq के कारण जो यहाँ फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा बताओ। इस पॉइंट dq के कारण यहाँ फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, dE इज इक्वल टू k dq बाय, अगर ये स्लैंट हाइट, अगर ये स्लैंट जो लेंथ है, ये कोन का जो स्लैंट हाइट है, ये अगर z है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं k dq बाय z स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज है dq, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस z डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, k dq बाय z स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इस फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। एक कंपोनेंट होगा एक्सिस के पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मैं इसको कह रहा हूं DE परपेंडिकुलर, ये DE पैरेलल, और इसको बोल रहा हूं DE परपेंडिकुलर। तो बताओ DE परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, व्हाट इज DE परपेंडिकुलर? अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो DE का कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा DE cos थीटा, DE sin थीटा होगा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। और DE का कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा, DE cos थीटा होगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? ये रिंग जो है पॉइंट चार्जेस से, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। हम एक टुकड़े का फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और हम बाद में इस टुकड़े का फील्ड जो है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिए। अब ये बताओ, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, इस चार्ज के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो चार्ज होगा dq, इसका फील्ड कैसा बनेगा? इसका फील्ड ऐसा बनेगा जी, इसका फील्ड D बनेगा इस तरह से, जैसे इसका फील्ड बना था D। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या बनेगा D। अब इसका जो ऊपर का कंपोनेंट होगा D परपेंडिकुलर, इसका जो अपवर्ड कंपोनेंट होगा D परपेंडिकुलर, और इसका दोनों कट जाएगा ना। देखो, इसका D परपेंडिकुलर नीचे था, तो इसका D परपेंडिकुलर ऊपर होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। समझ रहे हो? तो समझना, हर dq का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट dq जो होगा, हर dq का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट dq होगा, उनका जो कंपोनेंट होगा, उनका जो कंपोनेंट होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आएगा और पेयर बाय पेयर कैंसिल करता जाएगा। इसका dq, इस dq का फील्ड का कंपोनेंट नीचे था और इस dq का
फील्ड का कंपोनेंट ऊपर होगा, दोनों कैंसिल कर जाए। सिमिलरली जहां भी तुम चार्ज लोगे रिंग के ऊपर, उस रिंग के ऊपर तुम कोई भी चार्ज लोगे, उसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट भी चार्ज होगा, जिसका कंपोनेंट एक दूसरे के हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। उसका कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा और कटते जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं बाय सिमेट्री दिस कंपोनेंट cancels out by symmetry. This component cancels out by symmetry. सिमेट्री की वजह से ये जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट कर जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इस टाइप से दिखेगा। एक्सिस का पॉइंट ये है, तो एक परपेंडिकुलर ऊपर तो एक नीचे, एक राइट तो एक लेफ्ट, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, सब कैंसिल कर जाएगा। तो D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वेक्टर सम 0 आएगा। लेकिन D का जो कंपोनेंट है पैरेलल, लेकिन D का जो पैरेलल कंपोनेंट है जो था D cos थीटा, ये सबका सेम डायरेक्शन में। D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका भी राइट वर्ड है, इसका भी राइट वर्ड है, सबका राइट वर्ड ही है, तो वो कैंसिल नहीं करेगा। तो D का जो कंपोनेंट होगा cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन फॉर ऑल DQ। इसका मतलब अगर आप फील्ड निकालना चाहते हैं, E पैरेलल ही होगा नेट फील्ड, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा, यानी इंटीग्रल ऑफ K DQ बाय Z स्क्वायर cos थीटा। अब बताओ, K एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एलिमेंट कहीं भी लो, उसकी K की वैल्यू सेम होगी, Z भी सबका सेम होगा, ये स्लैंट डिस्टेंस भी सबका सेम होगा। इस पूरे कोण के लिए स्लैंट डिस्टेंस सेम आएगा, K सेम आएगा, थीटा भी सेम आएगा। तो क्या होगा बताओ, K cos थीटा बाय Z स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेट सिर्फ क्या होगा, DQ। और DQ का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, अगर हम DQ जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज। DQ इंटीग्रेशन ही टोटल चार्ज, तो आ गया K इंटू टोटल चार्ज बाय Z स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा। दिस इज द फील्ड, ठीक, KQ बाय Z स्क्वायर cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल cos थीटा कितना होगा, x बाय Z, cos थीटा क्या होगा, x बाय Z। हम cos थीटा को लिख सकते हैं x by Z, so we would get कितना आएगा बताओ, that would be KQ into x by ZQ, KQ x by ZQ। लेकिन Z की वैल्यू कितनी है बताओ, what is Z? Z को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर तुम इस x के टर्म में निकालना चाहते हो तो तुम Z को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां इसको डाल दो, तो D पैरेलल कितना आ जाएगा, K Q X, Z की जगह मैं डाल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही लिखाया था ना एक्सप्रेशन, यही लिखाया था ना। अब समझना है इसको, इस बात को। तो फील्ड इसके राइट में क्या होगा, राइट वर्ड, फील्ड इसके राइट में राइट वर्ड, और इसके लेफ्ट में क्या होगा बताओ, इसके लेफ्ट में क्या होगा, फील्ड लेफ्ट वर्ड। इसके राइट में राइट वर्ड और लेफ्ट में लेफ्ट वर्ड, सही है ना। इस पॉइंट के राइट में दोनों फील्ड का वेक्टर सम राइट वर्ड आएगा, और इस पॉइंट के लेफ्ट में दोनों फील्ड का वेक्टर सम लेफ्ट वर्ड है, बट होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही, बट यहाँ राइट वर्ड और यहाँ लेफ्ट वर्ड होगा। तुम यहाँ देखो, एट x इक्वल टू 0 फील्ड कितनी आ रही है, यहाँ रखो x की वैल्यू 0, फील्ड कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 0 पे फील्ड कितनी आएगी, 0 ना।
सही है। Yes, sir. और एट x इक्वल टू इंफिनिटी फील्ड 0 आनी ही चाहिए। यहां वैल्यू देके भी निकाल सकते हो, 0 आएगी लिमिट लगा के, और नहीं तो पता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज का फील्ड 0 होता है, तो फील्ड होगी 0। यानी पहले भी 0, यहां भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0, यहां भी 0 और इन्फिनिटी पे भी 0, तो बीच में पहले बढ़ा होगा तब घटा होगा। तो ये फील्ड इस तरह बनेगा, देखो फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। x इक्वल टू 0 पर फील्ड कितनी थी, 0। x इक्वल टू 0 पर फील्ड थी 0, और जब x होगा इनफाइनाइट तब फिर फील्ड होगा 0। यानी फील्ड की वैल्यू पहले बढ़ी होगी, पॉजिटिव हुई होगी, तब घट के फिर से 0 हुई होगी। पहले 0 से स्टार्ट हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ और फिर 0 हुआ। इसका मतलब फील्ड का एक मैक्सिमम आएगा, फील्ड एक जगह मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। फील्ड का वैल्यू पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और तब घटेगा, होगा ना। अभी बाद में बताऊंगा कहां होगा। पहले ये समझो, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखाया था, ये सबको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। किसी को भी ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के क्यू एक्स, ऊपर में x है, नीचे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। ठीक है, इसको लिखो पहले कि तुमने ये फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू, तुमको ये फॉर्मूला मिला दैट E इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, और तुमको इसका ग्राफ मिलेगा इस तरह से। तुम ये समझो सबसे पहले कि E इज मैक्सिमम, E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इफ डी बाई डी एक्स इज 0, और तुम इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तुम जानते हो कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब अटेन करता है, कोई भी फंक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो वहां उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होता है, या जहां पे भी वो अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, लोएस्ट पॉइंट, वहां भी उसका जो टेंजेंट होता है ग्राफ पे, वो उस पॉइंट पे एक्सिस के पैरेलल होता है। जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां डी बाई डी एक्स 0 होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं x के साथ और 0 से इक्वेट कर दूं, तो मेरा आंसर आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, तुम खुद कर लेना। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा फील्ड वर्सेस x का ग्राफ ऐसा होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 पे। और अगर तुम x की वैल्यू आर बाय रूट 2 रखोगे यहां, तो इसकी वैल्यू निकलती है 2kq बाय 3√3 आर स्क्वायर। क्या निकलती है, 2kq बाय 3√3 आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये भी आती है लगभग 0.38 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा फील्ड नहीं मिलेगा तुमको इससे ज्यादा। पहले फील्ड बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घटता है। अगर यही चीज तुम लेफ्ट में बनाओ, रिंग तो यहां पर था ना, तुमने रिंग यहां रखा हुआ था, समझो तुम रिंग यहां रखे हो, ये तुम्हारा रिंग है, ये जो है तुम्हारा रिंग है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ था, और तुम राइट साइड में इसका फील्ड प्लॉट। अगर तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो यही ग्राफ रिपीट होगा, लेकिन अगर तुम फील्ड को साइन दे रहे हो तो इस टाइप से बनेगा। सेम फील्ड होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसके राइट में फील्ड राइट वर्ड था, तो लेफ्ट में फील्ड लेफ्ट वर्ड होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। ये वैल्यू कितना होगा, माइनस आर बाय रूट 2, और ये वैल्यू क्या निकलेगा, वही माइनस साइन ऑफ दिस, माइनस ऑफ 0.38।
तो इसकी वैल्यू यहां मैक्सिमम होती है, तो पहले बढ़ता है तब घटता है। दूसरी बात, अगर x की वैल्यू हो जाए बहुत ही ज्यादा r से, इसका मतलब क्या हुआ? अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए r से, तो लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को लगभग क्या मान लेंगे? x स्क्वायर ही मान लेंगे जी, है ना। अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मतलब रिंग बहुत छोटी है, रिंग बहुत छोटी है, इसकी रेडियस बहुत कम है, रिंग की रेडियस बहुत कम है, और तुम रिंग से बहुत दूर खड़े हो, बहुत दूर, तो क्या होगा? क्योंकि x बहुत बड़ा है, इसमें r को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x बड़ा है तो x का स्क्वायर तो और बड़ा होगा, तो उस केस में तुम्हारा फील्ड क्या आएगा? लगभग KQX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का 3/2, ये हो गया एक्स क्यूब, तो कितना आ गया? KQ बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? कर रहा है ना? करना भी चाहिए। एक छोटा सा रिंग 1 मिलीमीटर रेडियस का रखा हुआ है, और उसको हम 10 मीटर से देख रहे हैं, वो हमको इतना छोटा दिखेगा, वो हमको पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तीसरा, अगर x की वैल्यू हो जाए बहुत ही लेस देन r से, पहले इस बात को समझो। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं -q, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, समझो इस बात को, ये एक रिंग है, ये एक फिक्स्ड रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ये इसका एक्सिस है, ओरिजिन यहां पर है। मैं यहां पर एक -q चार्ज को छोड़ देता हूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर एक -q चार्ज को छोड़ दूं तो क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस रिंग का फील्ड राइट वर्ड है, और राइट वर्ड फील्ड में तुमने -q रखा, तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा क्या होगा? ये एक्सेलरेट करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा? ये एक्सेलरेट करेगा। अब ये एक्सेलरेट करता जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स, क्योंकि फील्ड यहां पर राइट वर्ड है, तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट वर्ड होगा, ये एक्सेलरेट करते जाएगा, स्पीड गेन करेगा। जब सेंटर पे पहुंचेगा तो इसके पास एक लार्ज स्पीड होगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सेंटर पे पहुंचेगा। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, इस पे फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर पे फील्ड क्या होता है? 0, फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, तो क्या फोर्स 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो है, तो ये उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। इसके पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो है, भले ही यहां फोर्स क्या हो गया? 0, बट चूंकि इसके पास एक इनर्शिया है, वेलोसिटी है, इसको पार कर जाएगा। और जैसे ही इसको पार करेगा और यहां पहुंचेगा, और जैसे ही इसको पार करके यहां पहुंचेगा, यहां इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम, यहां इस चार्ज की स्पीड होगी मैक्सिमम, क्योंकि यहां से यहां तक ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट किया है। जैसे ही इसको पार करेगा, अब इस -q चार्ज पे फोर्स लगेगा राइट वर्ड, लगेगा कि नहीं? क्योंकि अब इसके लेफ्ट में इसका फील्ड है लेफ्ट वर्ड, और नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स होगा राइट वर्ड। अब इसकी वेलोसिटी घटेगी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, जितने डिस्टेंस पे ये चलना शुरू हुआ था, उतने ही डिस्टेंस पे उस साइड जाके रुक जाएगा। याद रखना, ये अगर डिस्टेंस यहां से किसी x डिस्टेंस पे ये चलना शुरू हुआ था, उतने ही डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। जितने डिस्टेंस पे ये रेस्ट पे से स्टार्ट हुआ था, उतने ही डिस्टेंस पे यहां जाके रुक जाएगा। यहां से यहां वेलोसिटी गेन करेगा सेंटर तक, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यहां 0 होगा, फिर ये वापस आएगा, फिर इसको पार करेगा, फिर यहां जाएगा, अप डाउन मोशन करता रहेगा। ये अप डाउन मोशन करता रहेगा। हम इस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, बट इसको SHM नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ये जो मोशन हो रहा है, ये फिक्स्ड रिंग है, ये पार्टिकल अगर x = +a से चला, तो ये x = -a तक जाएगा,
यहां से वेलोसिटी गेन करेगा, यहां तक कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा, यहां पे फोर्स हो जाएगा 0 बट वेलोसिटी है मैक्सिमम, इसको पार कर जाएगा। जैसे पार करेगा अब इसकी वेलोसिटी है राइट, फोर्स लगेगा लेफ्ट, अब ये धीरे धीरे रिटार्ड करेगा और यहां आके रुक जाएगा। फिर इस पे ये जो फोर्स लग रहा है राइट वर्ड, ये इसको वापस लाएगा, फिर इसको पार करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी से, फिर यहां तक जाएगा, अप डाउन करेंगे। इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉट एसएचएम। क्यों नहीं एसएचएम हो रहा है बता रहा हूं। पीरियोडिक क्यों है? पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक इसलिए है क्योंकि मोशन को रिपीट कर रहा है। ऑसिलेटरी क्यों है? क्योंकि रिपीट तो कर ही रहा है बट सर्किल पे नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। जब स्ट्रेट लाइन पे कोई पीरियोडिक मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन पे अप डाउन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एसएचएम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, वो है प्रोपोर्शनल टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद रखना, ये एसएचएम क्यों नहीं है? एसएचएम का कंडीशन है, हम बताए थे कि एक्सीलरेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां एक्सीलरेशन क्या है बताओ? यहां एक्सीलरेशन क्या निकल रहा था? यहां निकलेगा एक्सीलरेशन इज माइनस क्यू ई। यहां जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज माइनस क्यू टाइम्स ऑफ ई बाय एम, जिसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू। ई कितना है? के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? तो क्या ये फोर्स, क्या ये एक्सेलरेशन समथिंग इनटू एक्स है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है? नहीं है ना। यहां एक्स के साथ नीचे भी एक टर्म है ना एक्स का, सिर्फ यहां एक्स होता, यहां कांस्टेंट होता तब तो ठीक है, बट ये तो एक्स क्या है? ऊपर भी है ना। तो ये एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है बट दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था एसएचएम का कंडीशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स का कोई और पार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एक्स आना चाहिए यहां। सो दिस इज नॉट एसएचएम। पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है बट एसएचएम नहीं है। एसएचएम होगा कुछ खास कंडीशन में। अगर इफ एक्स इज वेरी 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 लेस देन आर, अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत छोटी हो, इफ एक्स इज वेरी 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 लेस, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का एक रिंग है, एक 1 मीटर रेडियस का एक रिंग है, और मैं उसके सेंटर से एक नेगेटिव चार्ज को 1 मिलीमीटर ऊपर करके छोड़ दूं तो एसएचएम करेगा। समझो, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो, रेडियस बहुत बड़ी हो, तो उस केस में तुम क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? आर स्क्वायर लिख सकते हो। जो चीज बहुत बड़ा है उसमें छोटा चीज जोड़ रहे हो, नेग्लिजिबल चेंज है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? माइनस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, तो ये माइनस क्यू के क्यू क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स होगा। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान सकते हैं? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो उस केस में ये पूरा ब्रैकेट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आर क्यूब। क्या ये इसके जैसा इक्वेशन है? क्या ये इसके कंपेरेबल है? सम माइनस साइन, सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, तो ये एसएचएम है। समझ रहे हो? और इस केस में अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी? और तुम यहां कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी? तो ये एसएचएम है जिसकी ओमेगा होगी अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। ओमेगा होगी अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय आर क्यूब, और इसीलिए इसकी टाइम पीरियड होगी 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इसको डाल दो। तो एसएचएम होने का क्या कंडीशन है? याद रखना, एसएचएम होने का 2 कंडीशन है। पहला,
कि x की वैल्यू बहुत छोटी हो रेडियस से, x की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए रेडियस के कंपैरिजन में। और दूसरी बात कि एक चार्ज प्लस है, ये रिंग पे चार्ज प्लस है, तो इस पार्टिकल पे चार्ज माइनस होना चाहिए, ताकि तुम जिधर इसको डिस्प्लेस करो, इधर राइट ले जाओ तो फोर्स लेफ्ट लगे, और लेफ्ट ले जाओ तो फोर्स राइट लगे। तो अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रिंग है और उसके सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज रख के उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, नेग्लिजिबल, बहुत कम, तो वो उस सेंटर के बाद एसएचएम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक तो x बहुत छोटा हो ताकि तुम्हारा एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, ये टर्म कांस्टेंट बन जाए, ठीक। और दूसरा कि दोनों में रिपल्सन नहीं होना चाहिए। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे और दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर ही फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा, उस केस में माइनस साइन नहीं आ पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो रिंग पे प्लस चार्ज तो सेंटर पे माइनस चार्ज, और उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस, तब एसएचएम होगा, उसका टाइम पीरियड ये होगा। समझ रहे हो? हाँ, मास से डिवाइड नहीं किया था मैंने, अच्छा सॉरी, यहाँ मास भी होगा, सॉरी, मास भी होगा, मास मैंने डिवाइड नहीं किया था, सही बोल रहा है, ठीक है। लिख लो इसको। कभी अगर किसी क्वेश्चन में इसमें बानवे अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ जाए तो क्या करोगे? अगर कभी किसी क्वेश्चन में आंसर लाने के लिए इसमें बानवे अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ जाए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से? देखो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नहीं, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं x टू द पावर 3/2 से। तो ऊपर x था ना, नीचे हम x क्यूब से कर रहे हो तो हो जाएगा 1/x²। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, के क्यू एक्स भाई, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सही है क्या? क्या ये सही है? इज करेक्ट? क्या ये ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो के क्यू एक्स वाई, इसको लिखोगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें लिख दो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। सही है? इट करेक्ट? सही है क्या? यस सर। तो क्या मैं इसको लिख दूं, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3/2 आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इफ आर बाय एक्स इज वेरी 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 लेस देन 1। कहीं पढ़ा है बानवे अप्रोक्सीमेशन? इसको लिख सकते हैं ना? यस सर। इरोडोम के क्वेश्चन में इसका यूज है। इन जनरल कभी भी अगर आंसर लाना है और दिया हुआ है कि r इज वेरी वेरी लेस देन x, x इज वेरी वेरी लार्ज, और आंसर इस फॉर्म में दिया है, हमने तो क्या लिया था, जब x बहुत बड़ा है तो हमने क्या लिया था, सीधे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लिया था x स्क्वायर, पॉइंट चार्ज आ गया था। बट ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया है, वो भी इसका कारण होता है, सेकेंड ऑर्डर टर्म, थर्ड ऑर्डर, कहाँ तक तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो बस याद रखना, एक मैंने लिख दिया है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कभी अगर आंसर लाने का हो तो हम ये टेक्निक भी यूज करते हैं, कहीं भी, किसी भी पूरे फिजिक्स में। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के प्रिंसिपल है और मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, और तो कुछ है नहीं। मैंने बस बता दिया है, इसका यूज
मेंस में नहीं होगा, इसका यूज तुमको मेंस में नहीं होगा। चलिए अगला जो फील्ड मैंने बताया था तुमको, देखो फील्ड ड्यू टू ए डिस्क ऑफ चार्ज। अब डिस्क से मेरा मतलब यहां पर है सीट ऑफ चार्ज, और सीट से मेरा मतलब है वन लेयर ऑफ चार्ज। मतलब क्या है सुनो, ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर कोई डिस्क है, तुम्हारे पास ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है, ये ले लो, मान के चलो ये जो है एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर है नहीं, ये सर्कुलर है नहीं, बट मान लो ये सर्कुलर डिस्क है। मैंने इसकी एक साइड इसके ऊपर जैसे आटे को बिछाते हैं, आटा होता है ना, पाउडर बिछाते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक चार्ज बिछा दिया है, ठीक। तो इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये एक सर्कुलर मैंने सरफेस लिया है, एक सर्कुलर सरफेस लिया है, और इसके ऊपर जो है मैंने चार्ज बिछा दिया है, सिग्मा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम कह रहे हैं कि यहां जो फील्ड आएगा, इसके किसी पॉइंट पे यहां जो फील्ड आएगा, इसकी ये है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज का एक लेयर है, इसके सेंटर से एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स पे मुझसे पूछा गया फील्ड कितनी होगी। तो इस फील्ड का मैंने एक्सप्रेशन बताया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बताया था ना, वेयर थीटा इज दिस, सही है। आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं एक्स बाई जेड, इसको आप लिख सकते हैं एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। अब देखो इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसको रिंग्स में कट करते हैं, इसको बहुत सारे रिंग में कट करते हैं, हर एक रिंग का फील्ड निकालते, रिंग का तुमको पता है फॉर्मूला, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है, गॉस लॉ में जाएंगे तो हम सारा डेरिवेशन ही करेंगे। इसका स्पेशल केस एक चीज समझ लो, क्या है, पहला फॉर इनफाइनाइटली लार्ज सीट ऑफ चार्ज, फॉर इनफाइनाइटली लार्ज सीट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस इतनी बड़ी है, इस डिस्क की रेडियस इतनी बड़ी है और ये एक्स इतनी छोटी है कि जब तुम यहां से खड़े होके देखते हो तुमको एक इनफाइनाइट दिखता है। जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, मान लो इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे चार्ज बिछा हुआ है, मान लो इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे चार्ज बिछा हुआ है, और हम इस पॉइंट पे बोर्ड के सेंटर से 1 मिलीमीटर ऊपर हैं, इस पूरे बोर्ड पे चार्ज बिछा हुआ है और हम इस बोर्ड से 1 मिलीमीटर नेग्लिजिबल हाइट ऊपर हैं और वहां फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जब हम इस दूरी से 1 मिलीमीटर से इसके लेंथ को, इसके विड्थ को कंपेयर करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि ये समझो कि अगर मेरे पास, अगर ये कॉपी है, इस कॉपी पर चार्ज बिछा हुआ है, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10, सारा 10 सेंटीमीटर, मैं इसके सेंटर पे से 1 मिलीमीटर या 1 नैनोमीटर जो है ऊपर हूं, मैं इसके सेंटर से 1 नैनोमीटर ऊपर हूं, तो मैं किसी भी एंड को ज्वाइन करूंगा तो वो एंगल कितना बनेगा, 90 ना, ये मेरे लिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सीट की तरह काम करेगा। मैं अगर यहीं पर यहां पहुंच जाऊं, इतनी दूर पहुंच जाऊं, तब ये इनफाइनाइट सीट नहीं है, बट अगर मैं यहां पहुंच जाऊं, यहां
एकदम नेग्लिजिबल हाइट। तो मेरे लिए मेरी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, मेरे इस हाइट के कंपैरिजन में ये लेंथ, ये दूरी सब इनफाइनाइट आ रही है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. एक जहाज अगर अटलांटिक ओशन के बीच में है, अगर किसी ओशन के बीच में एक जहाज है, उस जहाज पे जो बैठा इंसान है उसको समुद्र इनफाइनाइट तक दिखाई देता है, जहां देखो वो समुद्र ही है। वही जब पर्सन हवाई जहाज में होता है या पर्टिकुलर सैटेलाइट में होता है तो वो फाइनाइट दिखाई देता है। तो हाइट पे डिपेंड करता है, समझो। तो बेसिकली अगर इनफाइनाइटली लार्ज है, मतलब ये डिस्टेंस x इतना छोटा है कि थीटा टेंड्स टू क्या है 90 डिग्री, तो उस केस में फील्ड कितना आएगा बताओ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी कि अगर ये इनफाइनाइट बोर्ड है, मैं इसके सेंटर से 1 नैनोमीटर ऊपर आऊं या 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर, हर जगह फील्ड क्या होगा? सेम होगा। उसको हाइट से कोई मतलब नहीं है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ये होता है फील्ड ड्यू टू वन लेयर ऑफ चार्ज हुज डायमेंशंस आर लार्ज। तो समझो इस बात को, अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर चार्ज बिछा दूं और मैं इस सेंटर से 1 मिलीमीटर ऊपर, बहुत कम हाइट ऊपर, मैं देखूं फील्ड कितना है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखूं थोड़ा सा ऊपर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से 1 मिलीमीटर की जगह क्या चले जाओ 2 मिलीमीटर, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फील्ड वही आएगा। समझ गए? Yes, sir. तो ये एक तरीका होता है यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करने का। तुम्हें प्लास्टिक का ले लो, तुम्हें प्लास्टिक का जो है या कार्डबोर्ड ले लो, एक कार्डबोर्ड के ऊपर चार्ज बिछा दो, एक लेयर बिछा दो, ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर तुम सिग्मा जो कि है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये लार्ज है, ये लार्ज कार्डबोर्ड है, तो तुम देखोगे यहां पर तुम फील्ड निकालो इस डायरेक्शन में, इसके राइट में फील्ड क्या होगा? राइट वर्ड, और इसके लेफ्ट में फील्ड क्या होगा? लेफ्ट वर्ड। बट फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या आएगी? यूनिफॉर्म। कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा। ठीक है? एग्रीड? हाँ, sir. अगर मैं ये करूं, एक सीट यहां लूं प्लस का, एक सीट यहां लूं प्लस का, इनफाइनाइट है, दूसरा सीट इसके बगल में और डाल दूं प्लस का, दोनों इनफाइनाइट है, और मैं फील्ड निकालना चाहता हूं यहां, यहां और यहां, तो मैं कह रहा हूं इसकी वजह से सिग्मा ये भी है, समझो, सिग्मा ये भी है और सिग्मा ये भी है। इसके राइट में फील्ड क्या होगा? इसके राइट में ये जो फील्ड क्रिएट करेगा राइट वर्ड, इसके राइट में ये पॉइंट इसके राइट में है राइट वर्ड, ये पॉइंट भी इसके राइट में है राइट वर्ड, इसके लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट वर्ड। अब ये लो, इसके कारण बताओ, इसके लेफ्ट में फील्ड क्या होगा? लेफ्ट वर्ड, इसके राइट में राइट वर्ड। तो ये पॉइंट इसके राइट में है, ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है, और ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है। समझो, मेरे पास 2 सीट है, एक ये सीट और एक ये सीट, तो कुल मिला के 3 रीजन है। रीजन 1 लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट प्लेट, रीजन 2 इन बिटवीन द 2 प्लेट, रीजन 3 राइट ऑफ द राइट प्लेट। रीजन 1 लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट प्लेट, रीजन 2 बिटवीन द 2 प्लेट, रीजन 3 राइट ऑफ द राइट प्लेट। इसकी वजह से रीजन 1 में लेफ्ट वर्ड फील्ड होगा, रीजन 2 और 3 में राइट वर्ड फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इससे फील्ड लाइन बाहर निकलता है। इसकी वजह से रीजन 1 में लेफ्ट वर्ड, रीजन 2 और 3 में राइट वर्ड। इसकी वजह से रीजन 2 और 1 में लेफ्ट वर्ड, रीजन 2 में राइट वर्ड। तो यहां देखो ये कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको सुपर इंपोज करोगे, वेक्टर सम लोगे, कितना आएगा? फील्ड 0 ना।
वन एरो का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन मैग्नीट्यूड। इसके राइट में फील्ड राइटवर्ड, इसके लेफ्ट में फील्ड लेफ्टवर्ड, इसके राइट में फील्ड राइटवर्ड, इसके लेफ्ट में फील्ड लेफ्टवर्ड। तो इसके लेफ्ट में यहां देखो, यहां इसके कारण फील्ड लेफ्टवर्ड, इसके कारण भी लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड प्लस लेफ्टवर्ड कितना हो जाएगा नेट फील्ड बताओ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, इसके कारण, इस प्लस के कारण राइट वर्ड और इस प्लस कारण लेफ्ट वर्ड कट जाएगा, यहां आएगा 0। यहां बताओ, इसके कारण राइट प्लेट के कारण राइट वर्ड और लेफ्ट प्लेट के कारण भी राइट वर्ड, तो यहां कितना हो जाएगा दोनों का सम? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो याद रखना 2-3 चीजें। पहली बात, ये होता है फील्ड का एक्सप्रेशन इन जनरल। और दूसरा, अगर इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट सीट है, तो एक लेयर के कारण फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लिखो इसको। क्वेश्चन ये था, ये एक इनफाइनाइट सीट था, एक इनफाइनाइट सीट था, ये लेंथ भी इनफाइनाइट, ये लेंथ भी इनफाइनाइट, और इसमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली। आपने क्या किया, यहां पे सेंटर पे एक सर्कल इसमें से कट कर लिया। आपने क्या किया, इसमें से जो है, आपने इसमें से क्या किया कि एक सर्कल जो इस तरह से कट कर लिया, एक सर्कुलर होल तुमने कट कर लिया जिसकी रेडियस थी आर, एक सर्कुलर होल कट कर दिया ऑफ रेडियस आर, और यहां से r बाय √3 के डिस्टेंस पे, यहां से इस एक्सिस पे r बाय √3 के डिस्टेंस पे तुमसे फील्ड पूछा गया है कितनी होगी, और फील्ड ये समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा ये इसे व्हाइट बोर्ड है, इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, राइट भी इनफाइनाइट, लेफ्ट भी इनफाइनाइट। मैंने इसके सेंटर पे ऐसे सर्कुलर एक पोर्शन कट करके निकाल लिया। सिग्मा इसका दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो ये सर्किल मैंने कट किया, इसको कट करके निकाल लिया। इस सर्कुलर कैविटी के सेंटर से r बाय √3 के हाइट पे, यहां से r बाय √3 के हाइट पे आपसे फील्ड पूछा गया है, तो क्या करोगे? तो टोटल फील्ड में इसके फील्ड को घटा दें, टोटल फील्ड में इसके फील्ड को घटा दें। क्या हम लिख सकते हैं? ई रिमेनिंग इज इक्वल टू ई कंप्लीट माइनस ई कैविटी, है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ वही करते हैं। तो क्या करें? अगर मैं उस कॉइन को वापस लाके यहां डाल दूं तो ये कंप्लीट बन जाएगा ना? अगर मैं उस कॉइन को जो कट करके निकाला है उसको मैं वापस लाके यहां पे पेस्ट कर दूं तो ये कंप्लीट बन जाएगा ना? और वो कंप्लीट का वैल्यू तुम जानते हो, तुम लिख सकते हो। कंप्लीट का मतलब क्या है बताओ? कंप्लीट का मतलब क्या है? सर्कल प्लस रिमेनिंग, सर्कल प्लस रिमेनिंग, यही है ना? है कि नहीं? तुम कंप्लीट का फील्ड जानते थे, तुम कंप्लीट का फील्ड जानते थे कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट वर्ड, सही है। अगर इनफाइनाइट सीट है तो उसके सामने अगर ये तुमने कैविटी कट नहीं किया है, ये कैविटी कट नहीं किया है, इनफाइनाइट है, तो उसके सामने क्या होता है फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना?
ये किससे बना है? एक सर्किल वाले पोर्शन और बाकी रिमेनिंग से। सर्किल के कारण, सिर्फ इसके कारण फील्ड कितना होगा तुम जानते हो कि नहीं? सिर्फ इस डिस्क के कारण फील्ड कितना होगा बताओ? ये रेडियस है आर, ये है r/√3, ये हो गया 60 डिग्री। सही है? सही बोल रहा हूं ना? हाँ सर। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू r/√3 60 डिग्री। तो यहां पे फील्ड क्या आएगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। फाइनाइट है नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं है। ये रेडियस और ये कॉम्पेरेबल है। σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 कितना हो गया? σ/4 एप्सिलॉन नॉट हुआ ना? आ गया? अरे भाई टोटल फील्ड था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल फील्ड था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। उसमें इतने पार्ट का जो चार्ज था, इसका कंट्रीब्यूशन, सिर्फ इतने का कंट्रीब्यूशन था σ/4 एप्सिलॉन नॉट। यानी बाकी का कंट्रीब्यूशन बाकी होगा, होगा ना? हाँ सर। ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। अब तूने बोला कि सर इंडिपेंडेंट क्यों आता है? मैंने कभी सोचा नहीं इंडिपेंडेंट क्यों आता, बट मुझे जो लगता है इंडिपेंडेंट क्यों आता है वो बता रहा हूं। मान एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है। वैसे इनफाइनाइट कुछ होता नहीं, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये एंगल बना रहा था 89.9 डिग्री। सही है ना? अब तुम यहां फील्ड निकालना चाहते हो। तुम कह रहे हो ये x डिस्टेंस पे थे, हम चले गए 2x पे, तो ये कितना बनाएगा? 89.8 डिग्री। ठीक है ना? तो मैं बोल रहा हूं cos की वैल्यू चाहे 89.9 डिग्री लो या cos की वैल्यू 89.8 डिग्री लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सही है क्या? सही है क्या भाई? तुम cos 90 मान के चल रहे हो, cos 90 मान लो, एक बार 90 मानो, एक बार 89.9 मानो, है कि नहीं? इसी जो सेंट्रल चार्ज है उससे तो डिस्टेंस बढ़ रही है। सेंट्रल चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रही है। हाँ ठीक है, सेंट्रल चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो सेंट्रल चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रही है, वो ठीक है तुम्हारी बात। बट जो भी तुम्हारा सेंट्रल चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के कारण, जो भी तुम्हारे सेंट्रल चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो यहाँ फील्ड घटना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं यहां पर जाके कॉम्पनसेट होगा। देखो जब तुम इसको रिंग बनाते जाओगे ना इस तरह से, हर अगले रिंग का कंट्रीब्यूशन कम होगा, पिछले रिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, है ना? जो सेंटर की तरफ रिंग है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जैसे ऊपर जाओगे कंट्रीब्यूशन घटते जाएगा, है ना? लेकिन है तो जिसको तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो इनफाइनाइट रिंग्स है ना, वो तो खत्म कभी नहीं हो रहे हैं। देखो एक पर्टिकुलर इसके बाद, चल इसको तुम गॉस लॉ में समझ जाओगे, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो पता नहीं कितना समझ पाओगे। जब गॉस लॉ में आएंगे ना तो इसको हॉलो स्फेरिकल सेल, इसका तुमको मैंने फील्ड लाइन क्या बताया था जी? अंदर में फील्ड था 0 और बाहर में फील्ड क्या था? k/r², सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखो,
यह रेडियल डिस्टेंस, यह रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। यह फील्ड, यहां से यहां तक फील्ड होता है जीरो, यहां से यहां तक फील्ड होता है जीरो, अप टू रेडियस आर, जीरो से लेके रेडियस आर तक फील्ड होता है जीरो। उसके बाद सडनली ग्राफ पे जंप आता है और यहां से स्टार्ट होता है। ये वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इन्फिनिटी जाकर जीरो होगा। तो ये ग्राफ सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये ग्राफ पहले यहां आएगा जीरो, ये वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। सडनली अंदर में जीरो, सडनली बाहर निकलते ही के क्यू बाय आर स्क्वायर से स्टार्ट होता है, और फिर ये ग्राफ इस तरह जाता है। सो ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस, देयर इज नॉन डिफरेंशिएबल एट सरफेस। जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तुम जानते होगे। अब आ जाओ सॉलिड स्फीयर। ये है सॉलिड स्फीयर, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक किया हुआ है। टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस है आर। यानी यहां एक और टर्म तुम डिफाइन कर सकते हो, डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होगा टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर क्यूब। अब यहां पे समझो, यहां पर इनसाइड पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, अगर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है, अगर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है, और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो मैंने बताया था ई इनसाइड होता है, जी है, ई इनसाइड होता है के क्यू बाय आर क्यूब टाइम्स ऑफ आर, और ई आउटसाइड वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। So this is proportional to R and this is proportional to 1 by R square. इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ इस तरह से होता है, E वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। सबसे पहले प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू R, सेंटर से लेके सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसके बाद घटता है। यानी सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होता है, यहां भी जीरो, बढ़ते बढ़ते यहां मैक्सिमम, फिर घटना स्टार्ट होता है। यहां पर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ग्राफ कंटिन्यूअस सब जगह है, बट यहां डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां भी ग्राफ में कोन बन जाता है, कोन, जहां भी ग्राफ में कोन बनता है, कॉर्नर बनता है, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहां एक कॉर्नर बन रहा है, देखो, ये डिफरेंशिएबल नहीं, बट कंटिन्यूअस है। तुम बिना पेन उठाए ये ग्राफ बना सकते हो, तुम बिना पेन उठाए ये ग्राफ नहीं बना सकते थे। यहां से यहां आते, पेन उठा के यहां ले आते, तब स्टार्ट होते। बट यहां पर बिना पेन उठाए ग्राफ बन जाएगा, लेकिन इस पर ट्रेन नहीं चल सकती है, इस ग्राफ के ऊपर ट्रेन नहीं चल सकती है, ट्रेन इतना शार्प टर्न नहीं लेता है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। खैर जो भी है, ठीक है। कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? हाँ, जब ए आउटसाइड लेंगे तो वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जब ए यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट का जब लेंगे तो हाँ, डेंसिटी में इस तरह में हम कह सकते हैं डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी देखो, इस टोटल चार्ज क्यू को और आर क्यू में रिलेशन है, हम इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, और इसी एक्सप्रेशन को डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहे क्या लिखेंगे, क्यू को डाल दो वहां से, रो इंटू 4/3, क्यू को क्या लिख देंगे, रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यू, रो टाइम्स हो जाएगा 4/3
पाई के, 4/3 पाई के रो आर होगा।